and optical instrument. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है, वो सब चीजों पे हम थोड़ा सा पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पर वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके में हम लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं, लाइट के ट्रांसफर मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बारे में बात करते हैं, इसके प्रोपगेशन, हम उसको प्रोपगेशन भी बोलते हैं वेव को, उसके नेचर की प्रोपगेशन की स्टडी करते हैं। तो जिस फिजिक्स की ब्रांच में ये सब कुछ स्टडी किया जाएगा उस फिजिक्स की ब्रांच को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आपने सुना होगा, जब जो स्पेक्ट वाली शॉप्स होती है वो सब ऑप्टिकल्स नाम रखते हैं ना, लाइक समथिंग राजकमल ऑप्टिकल्स और वगैरह वगैरह। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है नेचर को, प्रोडक्शन को और प्रोपगेशन को, किसके, लाइट के। ऑप्टिक्स दो टाइप के हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। एक ऑप्टिक्स होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। हम रे और वेव नाम रखना ज्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि रे का मतलब क्लियर समझ में आता है, एक लाइट रे के रिगार्डिंग बात है, और वेव मतलब वेव वाली प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बात है, ठीक है। जब हम रे ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं तो हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आपने बेसिकली 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। वेव ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम रिफ्लेक्शन भी पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इंटरफेरेंस भी पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, उसके अलावा हम फ्रैक्शन एक टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोलराइजेशन एक टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। पोलराइजेशन इस बार सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है, जहां तक मुझे कच्ची पक्की नॉलेज है, नॉट श्योर, बाकी हम लोग इसको जरूर पढ़ने वाले हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं जिसमें कि लाइट के पार्टिकल नेचर को फॉलो किया जाता है, पार्टिकल नेचर को समझा जाता है, समझाया जाता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, हालांकि फिजिक्स में भी है वो आगे, और अभी हम केवल जो है उसके नेचर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, एक वेव नेचर ऑफ लाइट है। कहने वाले साइंटिस्ट ने कहा, जिसमें डी ब्रॉगली भी थे, इन्होंने बताया हमें कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी रखती है, और अगर एक स्पीड बनती है उसकी पार्टिकल में, जब मोशन की बात होती है, फ्लो की बात होती है, तो हम उसको वेव प्रॉपर्टीज भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब लाइट का बिहेवियर, उसका नेचर दो तरीके का होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। इसलिए हम लाइट को डुअल नेचर की कहते हैं। डुअल मतलब दो नेचर वाली लाइट है, लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, और भी बहुत सारे फिनोमेनास हैं जिनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारे सिलेबस में केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है पार्टिकल नेचर में, रे ऑप्टिक्स के अंदर। और वेव ऑप्टिक्स जो है उसमें हमें 5 फिनोमेनास को स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। वेव ऑप्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 10 है और रे ऑप्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 9 है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये रे ऑप्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 9 है। ऑप्टिक्स में क्या करना है, नेचर पढ़ना है, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, लाइट का नेचर कैसा होता है, प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोपगेट कैसे करती है, इन सब की स्टडी जब की जाती है तो वो फिजिक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स कहलाती है। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया हुआ है, दो ब्रांच, सब ब्रांचेस बना रखे हैं, रे या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है।
अभी हमारा जो चैप्टर है वो नंबर 9 है, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में रे ऑप्टिक्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब लाइट मीडियम क्रॉस करती है, मैं अभी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, एक कॉमन चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम है ना, टू मीडिया। तो लाइट का जब दो मीडियम के इंटरफेस पे जब लाइट पहुंचती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ये हमें जानना है, समझना है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हम जब किसी सरफेस पर पहुंचते हैं जो दो मीडियम्स को डिवाइड करता है, दो मीडियम्स को सेपरेट करता है, मीडियम 1 और 2 को जब सेपरेट करती है कोई सरफेस है ऐसी, उस सरफेस पर जब कोई लाइट रे आती है तो वो लाइट रे का 3 पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है। 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? कुछ हिस्सा इसका वापस उसी मीडियम में चला जाता है और वो पार्ट रिफ्लेक्शन कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड पार्ट कहलाता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट। कुछ स्लाइड रे का इस सरफेस को क्रॉस करके नीचे वाले मीडियम, सेकंड मीडियम में आ जाता है। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं या रिफ्रैक्टेड पार्ट है। प्रोसेस को, फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इसको रिफ्रैक्टेड पार्ट बोलते हैं। हम इसको ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं या ट्रांसमिटेड पार्ट, ठीक है। और कुछ हिस्सा इस लाइट रे का, इस ये जो सरफेस है ये खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम इसको एब्जॉर्ब्ड पार्ट कहते हैं और इस फिनोमेनन को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब ये समझें कि जब भी किसी सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होता है यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाता है, और कुछ हिस्सा उस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो लाइट का 3 तरीके से फिनोमेनन, 3 फिनोमेनन वहां पे हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या यूं कहें कि तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। अब हमें 1 बाय 1 रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को पढ़ना होगा। रिफ्लेक्शन में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, बात करें, तो उसके कुछ रूल्स अलग हैं, मैं वो दोबारा ले रहा हूं बोर्ड पे। तो एक सरफेस लेनी पड़ेगी और वो सरफेस जो होगी वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होनी चाहिए। ये एक सरफेस है जिसमें पॉलिश किया गया है। पॉलिश का मतलब ये है कि हमें इसकी एक सरफेस को बंद करना पड़ेगा। पॉलिश मतलब ट्रांसमिशन बंद करना पड़ेगा, वरना हम रिफ्लेक्शन को सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर एक लाइट रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्रैक्ट भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो मैं कैसे रिफ्लेक्शन को अच्छे से स्टडी कर सकता हूं? इसलिए मैंने इसका एक तरफ का सरफेस जो है वो बंद कर दिया, कवर्ड कर दिया, या यूं कहें कि पॉलिश कर दिया, ताकि लाइट रे नीचे की तरफ बाहर ना आ पाए। तो अभी क्या होगा, अब जब मैं इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट करवाता हूं, सपोज आई एंगल पर, तो ये लाइट रे वापस इसी मीडियम में, सेम मीडियम में, मीडियम मतलब, मीडियम का मतलब है एयर, वाटर, ग्लास, मर्क्यूरी, कुछ भी हो सकता है, वो एक मीडियम है। अगर कोई लाइट रे आई एंगल पर आ रही है तो वो यहां से जाएगी आर एंगल पर, और यकीन माने ये आई एंगल और ये आर एंगल इक्वल होगा। अगर हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यही है कि एंगल आई और एंगल आर ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। आई को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, या इंसिडेंट एंगल बोल दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दीजिए। आर को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स जो हैं 101% इक्वल होते हैं, और ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, ये जो रे आ रही है हम इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। ये जो रे जा रही है हम इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और ये जो 90 डिग्री बना के रखा है सरफेस से, इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन होता है। ऐसा नहीं होगा
कि ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा है और ये वाई जेड में चला जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस प्लेन में रे आई है उसी प्लेन में जाएगी और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा। जिस पॉइंट पर ये तीनों मिलते हैं हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट होने वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्शन के लॉज। तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं और एंगल आई और एंगल आर 101% इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन को जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करें तो प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है। मिरर वो डिवाइस है जो रिफ्लेक्शन करती है। आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है नॉर्मली, जिसमें आप आपका फेस देखते हैं, वो मिरर प्लेन मिरर होता है। जरूरत के हिसाब से स्फेरिकल मिरर का भी यूज किया जाता है। प्लेन मिरर के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में है, तो वहां पर आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज वगैरह वहां पे मिल जाएंगे। स्फेरिकल मिरर पे हम लोग चर्चा करेंगे, वही हमारे सिलेबस में है और आपने बचपन में पढ़े भी हुए हैं। अगर एक ग्लास का स्फेयर है, कांच का स्फेयर है, और मैं इस स्फेयर में से एक कट लगाता हूं कुछ इस तरीके से यहाँ पे समथिंग, तो ये जो पोर्शन मेरे पास निकल के आ रहा है समथिंग, मैं इसको नाम देता हूं ए बी, और ये जो पॉइंट है इसको पी। तो ये जो निकल के आया ये हिस्सा, ये एपीबी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग मिरर बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट आपके पास निकल के आया है ये एपीबी वाला, अगर मैं इसकी आउटर कर्व्ड सरफेस पे पॉलिश करता हूं तो ये अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी और बाहर वाली जो सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस कहलाती है। और उस सिचुएशन में इस मिरर का नाम पड़ता है कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इस मिरर को अंदर की तरफ से पॉलिश करता हूं, जो इसकी इनर कर्व्ड सरफेस है उसको पॉलिश करता हूं, और बाहर वाली सरफेस को मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे यूज करता हूं, तो ये मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। एक सरफेस पॉलिश्ड वाली सरफेस होती है, पॉलिश वाली, और जो दूसरी सरफेस जिससे रे टकरा के जाती है उस सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम देते हैं। ये मिरर जिस भी स्फीयर से बना हुआ है उस स्फीयर के सेंटर को, सेंटर है इस स्फीयर का सेंटर, इसको कर्वेचर सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और ये जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट को बोला जाता है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होता है जिसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन जब दी जाएगी तो ऐसा लिखा जाता है कि अगर इस मिरर पे कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही निकल के जाएगी, ठीक है, फोकस से ही निकल के जाती है। और ये जो सी पॉइंट है इसको अगर मैं कहीं भी मिरर के साथ मिला दूं तो डियर ये लाइन नॉर्मल का काम करती है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस स्फीयर में समझूं तो ये है इसकी रेडियस और ये है इसकी टेंजेंट, और आप जानते हैं रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, और अगर जो 90 डिग्री पे लाइन है वो नॉर्मल कहलाती है। मिरर के लिए हमने समझा हुआ है, तो नॉर्मल हमेशा सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की और पोल से जो डिस्टेंस है यानी कि जो इस स्फीयर की रेडियस है उसको कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर की रेडियस है ये कह दीजिए, या फिर सी से पी कर्वेचर सेंटर से पोल की डिस्टेंस को। ये जो फोकस होता है ये, और फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होती है, फोकस की पोल से जो डिस्टेंस है एफ से लेकर के कैपिटल बी तक, इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। फोकल लेंथ, इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। क्योंकि कैपिटल एफ बिल्कुल मिड पॉइंट होता है सीपी का, और ये कैपिटल आर यहां से यहां तक है,
तो ये फोकस इस कैपिटल आर का आधा, हाफ होती है, क्योंकि कैपिटल एफ जो फोकस है वो बिल्कुल मिड पॉइंट है। आप इधर अलग से देख सकते हैं, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में फोकस है, ये फोकल लेंथ कहलाता है, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। साफ दिख रहा है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये फोकस इस पूरे आर्क का हाफ हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मिरर के लिए ऐसा होता है, मिरर में ऐसा ही होता है, ठीक है। हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी आ सकती हैं और पैरेलल नहीं भी आ सकती हैं, उनका अपना अपना कुछ ना कुछ रूल होता है। और वो इसी रूल पे, अगर आपको किसी भी रूल के बेसिक में जाएंगे तो आपको यही आवाज आएगी कि I इक्वल टू आर है, बस I इक्वल टू आर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, एक ही बात समझ आएगी। ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल ACB, ये वाला एंगल, इस एंगल को एंगुलर अपर्चर के नाम से जाना जाता है। एंगुलर अपर्चर के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको लीनियर अपर्चर कहा जाता है। लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए हैं, इनका कोई खास न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में कोई खास यूज नहीं होता है, इसलिए आप इसको ध्यान न भी रखें तो चलेगा, बट पता होना चाहिए अपर्चर क्या चीज है। तो ये एंगल जो है उससे एंगुलर अपर्चर, और ये जो लाइन है इसको लीनियर अपर्चर कहा जाता है। इसके बाद हम रूल्स की बात करेंगे मिरर के रिगार्डिंग। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, वो है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस। रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस। अगर मैं इमेजेस बनाना चाहता हूं, कौन सी इमेज बनाऊंगा? जो मिरर मुझे बना के देगा। उन इमेजेस को बनाने के लिए मुझे कुछ रूल्स पता होने चाहिए। स्फेरिकल मिरर से, प्लेन मिरर में बोल चुका हूं हमारे सिलेबस में नहीं है, स्फेरिकल मिरर पे ही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो मिरर हैं, इन दोनों के हम रूल्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सीखिएगा। 2018 में 14 अगस्त के दिन ये चैप्टर चल रहा था, जैसा कि नोट में डेट डली हुई उस हिसाब से बता रहा हूं, तो हम समझ सकते हैं कि हम अभी थोड़ा पीछे भी हैं अगर हम उस सेशन के हिसाब से बात करें तो। चलिए, कॉनकेव मिरर आप शक्ल देख चुके हैं, इसके आउटर पार्ट पे पॉलिश होता है, इनर पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ये पॉइंट पोल कहलाता है, फिर एक फोकस होता है, फिर एक कर्वेचर होता है। कर्वेचर के पीछे बहुत दूर कहीं जाके हम लोग इन्फिनिटी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, हालांकि इन्फिनिटी को आप जानते हैं किसी भी लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे डिफाइन या डिनोट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक जरिया है समझने का कि अगर मैं सी के पीछे हूं, कुछ ज्यादा ही पीछे हूं, तो वो पॉइंट इन्फिनिटी कहलाएगा। तो पोल, फोकस, कर्वेचर, इन्फिनिटी। अब रूल क्या है? अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जो रे है वो फोकस से चली जाएगी, बशर्ते ये रूल है, लेकिन यहाँ भी I इक्वल टू आर को ही फॉलो किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कर्वेचर सेंटर से जाने वाली जो लाइन है मिरर पे, वो मेरे लिए नॉर्मल का काम करती है, और जो नॉर्मल का काम करती है उसमें ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड I, और रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज R। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, I इक्वल टू आर वाला। ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ I एंगल बना रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये नॉर्मल के साथ R एंगल बना रही है। ये जो डॉटेड लाइन है जो C से पास हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल का काम करती है। हालांकि मुझे अलग से इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपके समझने के लिए मैं बना रहा हूं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आ जाती है, फोकस पे ही आ जाती है, फोकस के थ्रू इंसिडेंट होती है, तो वो यहाँ से पैरेलल चली जाएगी। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और वही काम इस बार फिर से, ये वाला एंगल I बन जाएगा, ये वाला एंगल R बन जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है? अगर कोई लाइट रे पोल पर आती है तो वो पोल से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ये एंगल I होगा, ये एंगल R का काम करेगा। ये आपकी पॉलिश जो सरफेस है, आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। I इक्वल टू R पे चला जाएगा।
रूल नंबर 4 क्या है डियर, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आप जानते हैं डियर सेंटर ऑफ कर्वेचर खुद एक नॉर्मल है, 90 डिग्री सिचुएशन है, तो यहां से ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जाती है। इससे क्या समझ आता है कि जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो कोई रे अगर आई एंगल पर आती है तो कितने पे जाती है, आर पे, और आपने बोला था आई इक्वल टू आर है, अगर किसी सिचुएशन में आई 0 रहा तो डेफिनेटली आर भी क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि आपने दोनों इक्वल बोले हैं। तो अगर आई 0 है इसका मतलब रे जो है वो इधर नहीं नॉर्मल के थ्रू ऐसा आ रही है, और अगर आई 0 है तो एस नॉर्मल से आएगी, देन आर भी 0 है तो इसी बात पे वापस भी चली जाएगी। तो कोई लाइट रे अगर नॉर्मल के अलोंग आती है तो वो नॉर्मल के अलोंग ही वापस भी चली जाती है। ये 4 रूल कॉनकेव मिरर के लिए हम पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में उसके लिए भी हम रूल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, इसके जो फोकस है, पोल है, कर्वेचर है, वो आप समझ सकते हैं राइट साइड में जाएगा, क्योंकि इसका जो कर्व्ड है इनर कर्व सर पे जो स्फीयर है वो इधर से काउंट होगा ना, तो इसका फोकस कर्वेचर सब उस तरफ दिखाई देगा, ठीक है, तो इसकी फोकस राइट में है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी फोकस लेफ्ट में आती है, ठीक है। अगर कोई रे पैरेलल आती है यहाँ पे तो अब चूंकि तो मिरर है, पॉलिश वाला है, उधर जाने का तो काम ही नहीं है, यहीं से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा कि ये रे जब जाएगी तो यहाँ से इस जगह से जो बंदा देखेगा उसे रे रिफ्लेक्टेड तो हो गई है, बट उसे कहाँ से आती हुई लगेगी, फोकस से आती हुई लगेगी, उसे लगेगा कि ये रे फोकस से चल के आ रही है, ये मेन बात है, ठीक है, उसे ये फोकस से आती हुई लगेगी। रूल वही है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, पैरेलल आने वाली फोकस से रियल में निकल के गई, और यहां से ऐसा लग रहा है मतलब वर्चुअल कंडीशन है ना, तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इमेज बना रहा है, और ये आपकी कैसे इमेज बना के दे रहा है, रियल। जो रे रियल में इंसिडेंट हो, सही में वास्तविकता में अगर इंसिडेंट होती है और वास्तविकता में वो दो रेस का इंटरसेक्शन होता है, तो वहां पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। और अगर रियलिटी में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, केवल ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रे यहाँ से एक्चुअली फोकस से आ नहीं रही है, आप देख लो डॉटेड है ये मामला, क्योंकि ये रे तो यहीं से डाइवर्ट हो गई, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, ऐसा लग रहा है, तो जब ये एपरेंट वाली सिचुएशन आती है तो हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स का रूल नंबर 2 है कि अगर कोई रे इस तरीके से आए कि मिरर को लगे कि आगे जाके ये मेरे फोकस पर, अब देखो बात वही, ऐसा लगे, सही में तो जा ही नहीं सकती ना, कॉलेज ऐसा लगे कि ये फोकस की तरफ जा रही है तो वो मिरर इसको यहीं से क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। रूल नंबर 3 क्या है, अगर कोई रे इस तरीके से आए कि वो आगे जाके इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच सकती है, इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, तो वो मिरर इसको यहीं से उसी फ्लाइट में बिठा के वापसी करवा देगा उसकी। रूल नंबर 4 क्या है, पोल वाला बनेगा रूल नंबर 4। अगर कोई रे पोल पर आती है आई एंगल पर, तो डेफिनेटली वो आर एंगल पर वापस जाने के लिए तैयार रहे और निकल जाए, बस ये आपका 4 रूल दोनों में। बट अगर हम कंपैरिजन बेसिस पे देखें तो कॉनकेव में जो काम रियलिटी हो रहा है, कॉन्वेक्स में वो सब काम वर्चुअल हो रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, समथिंग। तो डियर ये आपका रूल्स हैं जो सब 10th में पढ़ा हुआ है। एक फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 1 by 1 दोनों मिरर पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर 6 केस हैंडल करता है, जिसमें से 5 रियल और 1 वर्चुअल केस होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में 1 केस सफिशिएंट है, क्योंकि उसके सारे केस ही वर्चुअल बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, उसको समझने के लिए ध्यान से आप देखिएगा, मैं चाहूं तो यहाँ 6 के 6 केस बना दूंगा बेटा। जब बच्चा पार्टी यहाँ पे होती है तो हम लोग 1-2 केस सिखाते हैं और 2-3 उनसे हाथों हाथ खुद ही बनवा लेते हैं यहीं पे। बट अभी आप चाहें तो आप शुरू भी कर सकते हैं, बट उसके पहले एक बार आप इधर नजर जरूर कर लो
ये कॉनकेव मिरर है, देख लीजिए, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, और इसके पीछे देखिए ये इंफिनिटी इस तरीके से दिखना बिल्कुल गलत है, मैं खुद बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने बस यहाँ पे इंफिनिटी लिखा है। आप थोड़ा इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये पॉइंट ही इंफिनिटी है, बट कुछ देर के लिए ऐसा मान भी लीजिए ना। अगर आपने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर। 1 1 का मतलब हो गया कि 1 नंबर के लिए ये 1 नंबर है तो ये 1 नंबर, मतलब ऑब्जेक्ट 1 पे रखा है तो उसका इमेज ये 1 यहाँ पे मिलेगा। रूल तो क्या है, पोजीशंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इंफिनिटी वाले का फोकस पर और फोकस वाले का मिलेगा इंफिनिटी पर, ठीक है। मतलब अगर आप फोकस ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो आपको इमेज ये 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है 3 नंबर तो आपको ये यहाँ आगे मिलेगा, और अगर सी के आगे रखा है तो ये पीछे मिलेगा, और 5 नंबर ये यहीं का यही है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर और इमेज भी यहाँ पर। सुनिए, 1 इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे, फोकस का इंफिनिटी पे, सी के पीछे रखा तो आगे, आगे रखा तो पीछे, सी का खुद सी पर, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर केस ये वाला है, इसका इधर आता है इधर, तो ये वर्चुअल इमेज होती है। अब ये डायग्राम मेरी क्या हेल्प करेगा, अरे यार ये मुझे हर बार ये क्लियर कर देता है कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है, तो मैं पहले से उसी हिसाब से प्लानिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाता हूँ। हम लोग यहाँ कंपास पेंसिल वगैरह लेके नहीं बैठे हैं। अगर हम उस तरीके, और हमें बनाना भी नहीं है वैसे, अगर हम उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप एक सही जगह पे पहुंच सकते हैं, बट हमारे डायग्राम फ्री हैंड रहते हैं, इसलिए हमें पहले से ये श्योर होना चाहिए कि मेरी इमेज कहाँ पे बनने वाली है। तो डियर फर्स्ट केस में आपको समझा रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब इसमें क्या है डियर, इंफिनिटी का मतलब आप समझ लो पैरेलल रेज होती है। जो इंफिनिटी से आने वाली रेज होती हैं या जो इंफिनिटी को जाने वाली रेज होती है वो रेज पैरेलल रेज होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बट यहाँ पर हम लोग 2 केस स्टडी करेंगे, बुक में एक ही है, मैं हर बार 2 कराता हूं तो मैं 2 ही बताऊंगा आपको। इसके फर्स्ट केस में क्या है कि जो रेज हैं आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज समझिएगा, अगर मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, ये रहा, पॉलिश वगैरह दिखा देना बेटा, ये सब लेबलिंग करने की आदत डाल के रखना, इंफिनिटी मत दिखाना बस, है ना, इंफिनिटी दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है, एग्जामिनर के लिए नहीं बनाया है ये वाला, ये, और एग्जामिनर को ये दिखाना भी हो ना तो ये इंफिनिटी मत लिख देना, मजे ले लेगा वो फालतू में। तो ये फोकस है, कर्वेचर है, मुझे मेरी रेस कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी से अगर रेज आती है, हमें किसी भी जगह से कम 2 रेज उठानी है, और चूंकि वो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं तो वो दोनों रेज आपस में पैरेलल होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ मेरा जो केस है वो ये भी है कि रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो, मतलब वो दोनों रेज आपस में भी पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, एक रे में यहां से ले आता हूं, कहा, अब पैरेलल वाली का क्या रूल होता था, पैरेलल रे आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरी रे ये पैरेलल आ गई, पैरेलल वाली कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो आपने देखा दोनों रेस का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, फोकस पे, इस जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है। जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा वहां पर ही इमेज बन जाएगा। अब मुझे तो यहाँ इमेज का कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो पॉइंट है, तो हाँ मेरे भाई यहाँ जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल पॉइंट फॉर्म बनेगा। पॉइंट फॉर्म क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने जो रेज मंगवाई हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो आप बोलेंगे सर पैरेलल तो आएगी से इंफिनिटी से, ना बेटा, पैरेलल दोनों रेस को आपस में होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक डायग्राम और देखो, मैं इमेज की और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा अभी ये पूरा नहीं हुआ है मेरा ए वाला केस जो है, बट फिर भी आप पहले इसको एक बार नजर करिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब 2 रेज मंगवानी थी, ये मंगवा ली 2 रेज। आप बताओ ये दोनों रेज पैरेलल है कि नहीं है, डेफिनेटली पैरेलल है, मतलब कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। डियर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना या ना होना जरूरी नहीं है, उन दोनों रेज को आपस में पैरेलल होना जरूरी है। आप देखो इस केस में ये 2 रेज आई, दोनों पैरेलल हैं, उस केस में दोनों रेज आ रही हैं, दोनों पैरेलल हैं। इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। लेकिन
काउंटिंग क्या, कौन से केस में काउंटिंग होगा इसका, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वाले केस में ही काउंटिंग होगा, है ना। तो इसमें क्या था, पॉइंट फॉर्म है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब पॉइंट तो भाई इन्वर्टेड कैसे दिखता है, पॉइंट का उल्टा तो पॉइंट ही होता है, तुझे कैसे पता भाई इन्वर्टेड है। तो मैंने कहा कि ये वाला डायग्राम देख लो, तो ये पोल पे गई, आई एंगल पे आई होगी तो आर एंगल पे चली गई, ठीक है। और मान लेते हैं ये वाली जो सिचुएशन है, ये फोकस वाली थी, फोकस से आने वाली रे जब जाती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब मैं पैरेलल अगर इसको भेज देता हूँ, अब देखो मेरी बात सुनना, मैंने कौन सा डायग्राम बनाया, फ्री हैंड डायग्राम बनाया। फ्री हैंड डायग्राम में क्या होता है, अभी तो मेरा एग्जैक्ट लगभग ये यहाँ पे कट हो गया है ना, इस जगह पे कट हो गया, तो मैं एग्जैक्ट फोकस पर आ गया ठीक है साहब, 19-20 आ गया। बट मेरे साथ फ्री हैंड डायग्राम में कभी क्या होगा, इन दोनों रेस का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा होगा फोकस के पीछे, कभी आगे। तो डियर हमें उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम लोग फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट वहीं पर कट हो जाएगी मुझसे और एक ही बार में। तो इसलिए कोशिश करें कि ये डायग्राम एग्जाम में एटलीस्ट पेंसिल रेजर की हेल्प से बनाइए, ताकि जो भी गलती होती है उसको सुधारा जा सके। अभी तो एग्जैक्ट ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, और होना भी यही चाहिए था ना, क्योंकि मैंने रूल में पहले ही पढ़ लिया था कि इन्फिनिटी वाले कहाँ पर जाके मिलेंगे, फोकस पे। तो आप देखो दोनों रेस का इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। अच्छा एक और बात बता दूं, आपको ये दिख रहा हो कि इंटरसेक्शन तो सर यहीं पे हो गया, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे ये वाली रे तो रिफ्लेक्ट होके आ गई, बट ये रे तो अभी जा ही रही है ना, इंसिडेंट है, तो यहाँ पे काउंट नहीं करना रिफ्लेक्ट जो इंटरसेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे काउंट करना है। तो इस जगह पर मेरे इंटरसेक्शन काउंट किया, तो ये मेरे लिए इमेज बनेगा। इस इमेज का नाम रख देता हूँ A', B', मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे AB के नाम से खड़ा होगा, सीधा ऐसा खड़ा रहा होगा, और इमेज मुझे ऐसा उल्टा यहाँ पे मिला। उल्टा इमेज बोले तो इन्वर्टेड इमेज। जो इमेज इन्वर्टेड होती है ना, वो डेफिनेटली रियल भी होती है ना। और ये जो इमेज है डिमिनिश्ड आएगी, डिमिनिश्ड मतलब उसका साइज छोटा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा होगा। तो ये इन्फिनिटी वाले में हम लोग दो केस हैंडल करते हैं, वन इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेज आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा। दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेता हूं तो बनता तो फोकस पर ही है, लेकिन पॉइंट बनता है, और इस केस में बनती तो फोकस पर है, बट इमेज की थोड़ी सी शक्ल दिखती है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका उल्टा ऐसा दिखता है ना। तो ये हमारा फर्स्ट केस ओवर हो गया है। सेकंड केस हम यहाँ पर चलेंगे, सी के पीछे वाला, इन्फिनिटी हो गया, अब सी के पीछे लेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ आएगा, सी के आगे। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि इमेज सी के आगे आएगा। ये मुझे पहले से पता होगा ना, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाता हूँ। फ्री हैंड डायग्राम मतलब हम बिना स्केल पेंसिल वगैरह लेकर के बना रहे हैं, तो रफली ऐसा नहीं हो कि आपकी रे ऐसी जगह इंटरसेक्ट हो जाए जहां नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिया AB, इससे दो रेज आप चला दीजिए, वन इन द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पास थ्रू फोकस, है ना, एरो जरूर दिखाइएगा। दूसरी रे आपकी इच्छा है, आप चाहे पोल पे से निकाल लो, आप चाहे फोकस से ले जाके ऐसे कर लो, बट ध्यान रखना इंटरसेक्ट कहाँ होनी चाहिए। सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो सी के आगे, सी के आगे मतलब सी और F के बीच में। अब मैं ट्राई करता हूँ, अगर वहां इंटरसेक्ट हो गई प्यार से तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती तो हमें आती है फिर, तो भाई ठीक है बच गया मैं, A', B'। ऐसा कभी प्रॉब्लम आती है तो डियर फिर हमें थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। हम लोग ये सी को आगे पीछे दिखा सकते हैं, या फिर हमें इरेजर से मिटा के दोबारा सुधार करना पड़ेगा। तो ये रियल है, इन्वर्टेड है, और अभी भी आप यकीन माने इसका साइज छोटा ही रहेगा, ठीक है, सी के पीछे वाला का भी छोटा रहेगा। इस तरीके से आपको इन केसेस को बनाना होता है, सी वाला, फिर सी के आगे वाला, फिर फोकस वाला। तो डियर मैं अब आपको फोकस वाला सिखाऊंगा सीधा नेक्स्ट मीटिंग।